नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दोस्ती जब मजबूत होती है तो डील होती है और जब डील होती है तो डिप्लोमेसी मजबूत होती है। दुनिया की नजरें वहीं टिकी है जहां मोदी और पुतिन एक बार फिर से रिश्तों के नए अध्याय लिख रहे हैं। नए क्षेत्र, नए समझौते और यारी की नई उड़ान। भारत रूस संबंध आज एक बार फिर से उस ऊंचाई पर खड़े हैं जहां गठजोड़ सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि पावर प्रेजेंटेशन बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि 25 साल पहले जिस साझेदारी की नींव रखी गई वो ध्रुव तारे की तरह हर वैश्विक उथल पुथल में स्थिर रही, मजबूत रही। भारत और रूस की साझेदारी विन विन मॉडल बनकर उभरी। वहीं पुतिन का यह बयान कि भारत को तेल गैस की सप्लाई बिना रोक टोक जारी रहे, दुनिया के ऊर्जा समीकरणों को सीधा संदेश दिया गया है। पर बड़ी बहस यहां से शुरू होती है कि क्या मोदी की मेजबानी और पुतिन की यात्रा सिर्फ दोस्ती का उत्सव है या फिर ऐसे समय में आयोजित पावर मीट है जब अमेरिका जैसे देश भारत पर नजर गड़ाए। वहीं यह साझेदारी दुनिया को बताती है कि भारत किसी ब्लॉक का नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से नई वैश्विक व्यवस्था गढ़ रहा है। और पाकिस्तान जैसे विरोधियों के लिए यह संकेत है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला खिलाड़ी नहीं बल्कि मजबूत रणनीतिक बैकअप के साथ उभरता हुआ शक्ति केंद्र है। आज बात इसी मुद्दे पर की इस दोस्ती के बाद क्या वाकई में पावर फ्रेंडशिप वैश्विक सेंटर को बदल रही है। आज बात इसी मुद्दे। हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक दौर था जब नारा लगा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, वो कभी नहीं थे, ना हो सकते भविष्य में। लेकिन अगर नारा यह होता कि हिंदी रूसी भाई भाई, तो वो थे, वो हैं और पूरी संभावना हमेशा रहेंगे। तो इस नए नारे को गढ़ने की क्या वाकई में जरूरत, क्योंकि जब भारत संकट में होता है रूस प्रथम पंक्ति में खड़ा साथ है। और जिस तरीके से चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो सुरक्षा हो या फिर सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान या वर्तमान में रुपए और रुबल के बीच की एक ऐसी दोस्ती जो शायद डॉलर पर भारी पड़ेगी, क्या ये वो डिप्लोमेसी है जिसकी दुनिया को जरूरत है, दुनिया को स्थिर करने की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी, हमारे साथ विषय विशेषज्ञ सुनील गोयल जी। शुरुआत अनुपम जेटली जी आपके साथ, क्योंकि दो का जिक्र बहुत हुआ, एक SU-57 और दूसरा S-400-500। क्या माने कि इंटरनल ये डील हो चुकी है और इसके साथ जो रेलोस का गठन किया गया और उसको लेकर सहमति बनी है, उसको आप कैसे देख रहे हैं हिंद महासागर में भी और नेटो से घिरे हुए रूस के अंदर भी? विजय, नमस्कार सारे श्रोताओं को। आज की जो डील है उसमें कुछ चीजें बहुत ध्यान देने वाली बात है, जिनमें माइग्रेशन मोबिलिटी है, उसमें वीसा जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला टूरिस्ट वीसा 30 दिन के लिए ई वीसा फ्री देने का है, हेल्थ और फूड सेफ्टी सेक्टर में है, अपनी पीटीआई और टास्क के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का एक फॉर्मल तौर तरीका अपनाया गया है, और ट्रेड को अगले 5 साल में 100 बिलियन तक, जो अभी 67 बिलियन के करीब है, उसको पहुंचाने का है। हाँ, इसमें भारत का हिस्सा कम है जिसको बढ़ाने के लिए रूस मान गए हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऑयल और बाकी चीज आप बता चुके हैं, अब मैं सीधा डिफेंस पे आऊंगा जी। डिफेंस पे जो आज जितनी उम्मीद थी इस मीटिंग में, इस 27 घंटे की केवल मीटिंग में, जिसमें बहुत ज्यादा कमोबेश इसमें एक के बाद एक प्रोग्राम थे, वो नहीं हो पाए बात, मगर उस बात के लिए एक फाउंडेशन ले डाउन की गई। खाली S-400 की जो 2 बैटरीज बची हैं उनको लाने की जल्दी से जल्दी, S-500 पर बात की सहमति बनी है, और SU-57 के लिए यह सहमति बनी है कि उम्मीद है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान SU-57 के लिए उसकी तकनीक के साथ उसको अगर चाहे
तो उसको हासिल कर सकता है और रूस देने को तैयार होगा। ठीक है। तो ये जो बड़ी चीजें हैं डिफेंस इक्विपमेंट में, क्योंकि आज की तारीख में रूस हमारा तकरीबन 65% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन का है, और इस रशियन ओरिजिन के स्पेयर पार्ट्स और सब वहीं से आते हैं, चाहे T-90 टैंक हो, चाहे आपके जो मिग है 21 तो हट गए, 23, 25, 27, 29, Su-30, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76, AN-32, MI हेप्टर्स, या नेवी का विक्रमादित्य हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, ये ज्यादातर बड़े इक्विपमेंट हमें रशिया से मिले हैं, T-72 और T-90 टैंक रशिया के, और वहीं से सारे हमारे पास स्पेयर पार्ट्स आ रहे। Su-30 की हमारे पास जो है प्रोडक्शन लाइन है, ब्रह्मोस रशिया ने हमारे साथ बनाया है। तो इन दोनों देशों का बहुत बड़ा एक संबंध रहा है पिछले 8 दशक से, जब से हम आजादी में आए हैं। ठीक। और अगर आप देखें तो इस मोदी जी के कार्यकाल के दौरान ये चौथी विजिट है पुतिन की। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर 2014, 18, 21 और अब 25 दिसंबर में चौथी बार पुतिन हिंदुस्तान आए हैं। ये दिखाता है कि दोनों नेताओं के बीच कितना गहरा अंडरस्टैंडिंग है। और सर ये तब हुआ है जब आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित किया हुआ है पुतिन को। आप सोचिए, उसके बावजूद वो भारत भी आ रहे हैं, अपनी कार में भी नहीं बैठ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की कार में भी नहीं बैठ रहे हैं, एक सामान्य कार में बैठ रहे हैं, बताने के लिए कि देखिए भारत पर कितना ट्रस्ट है। ये एक अलग संदेश है, इस पर मैं बात करूंगा आपसे। लेकिन कर्नल देवानंद जी, मैं रालोस का जिक्र कर रहा था क्योंकि ये एक ऐसा समझौता है जो शायद भारत को हिंद महासागर के नजदीक पावर देगा और शायद रशिया को नेटो के अगेंस्ट पावर देगा। और क्या जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खेल रहा है, क्या उसके प्रति उत्तर के तौर पर हम इस ट्रीटी को देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह विजेंद्र जी, जिस प्रकार से अभी कर्नल साहब कुछ चीज़ें बता रहे थे, मैं ये देखता हूं कि ये यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, आप भी बताते रहते हैं, भारत और रूस के एक उस मैत्री का उदाहरण है। और मैं नरेंद्र भाई मोदी साहब को आज धन्यवाद देना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इन्होंने सारे रीति रिवाज तोड़ते हुए उनका अभिनंदन किया हमारे अतिथि का, और ये वो अतिथि है जिसके लिए मैं मानता हूं भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनमें पूर्व में किस प्रकार से हमारा यूएनओ के अंदर साथ दिया, हथियार दिए, साजो सामान, पैसा, बहुत कुछ दिया, हर जंग में साथ रहे, हर जंग में साथ दिया। पर जो आज की बात है उसमें मुख्य बिंदु में जो देख रहा हूं, जो ही पुतिन साहब यहां हमारे भारत की धरती पर उतरते हैं तो उन्होंने जिस प्रकार से पीछे 2 उनके बड़े लॉजिस्टिक एयरप्लेन आए थे और उसके अंदर 4 Su-57 दिखाई दिए गए थे, मैं मानता हूं वो भारत के लिए एक तोहफे की तरह दिखाए गए हैं, जो मैं मानता हूं दुनिया को चौंकाने वाली बात है। जहां आगे बात आती है कि Su-57 के लिए भारत सरकार को उन्होंने कह दिया कि हम जॉइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, वो एक दुनिया में हिलाने वाला संदेश है। यहीं देखिए S-400 से उन्होंने S-500 की बात कही है कि वो भारत के लिए जॉइंट प्रोडक्शन और जॉइंट टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट करेंगे, जो बहुत भारत को एक उस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करता है रूस और भारत की दोस्ती के मद्देनजर। इसके साथ साथ जो हमारे जो 5th जनरेशन इंजन की जो हम चर्चाएं करते थे कावेरी की, जिसके लिए हमें यूएस ने धोखा दिया, अमेरिका ने, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम पूरी आपको टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं। और ये एक तरह से जिस प्रकार से अमेरिका के मुंह पे तमाचा है, दुनिया के मुंह पे तमाचा है। और यही एक और सबसे बड़ी बात, Tu-160 जो बॉम्बर है, जो न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने के लिए जाना जाता है, उसका भी भारत को ऑफर किया। मैं मानता हूं भारत उसके ऊपर सोच रहा होगा। यहां 2 बातें, जिस प्रकार से आपने सिक्योरिटी कही, उससे सबसे पहले हमने देखा कि भारत ने भी रूस के साथ वो दोस्ती निभाई जिसके अंदर हमने देखा कि उनकी इकोनॉमी को गिरने नहीं दिया। पर सबसे बड़ी बात, रूस जो कि प्रधानमंत्री पुतिन साहब ने क्या कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका जो तुम खुद तो मेरे से न्यूक्लियर सामान खरीदते हो और जब भारत की बात आती है तुम ये दोगलापन बंद करो। और यही देखिए जो अभी आज के दिन जो हुआ है, 10 वर्ष का जो हमारा उनके साथ ये को प्रोडक्शन, उसमें ब्रह्मोस शामिल है जो अभी कैटेगरी नंबर 3 है, और टैंक्स का जो प्रोटेक्शन सिस्टम वो शामिल है। और 20 साल के लिए जिस तेल को लेकर के अमेरिका टैरिफ हमको डराने का प्रयास कर रहा था, वो 20 साल के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। तो ये 5 साल
मेरे हो सकता आप जो भी है, मतलब इसको आगे जो 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। हाँ, जो 20 वर्ष के लिए इसको मान्यता दे दी गई है। और यही देखिए एनएससी जो इनका हमारा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको भी अगले साल तक इन्होंने पूर्ण करने का फैसला किया है। और कड़मकुलम के अंदर जो हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको भी 5 और 6 जो उनकी वेरियस ग्रिड्स हैं एनर्जी के लिए। इस बैकग्राउंड के साथ देखिए जिस प्रकार से इस यात्रा का मैं एक ही चीज देख रहा हूं, रूस ने अपनी दोस्ती पूरी निभाई और आज की भारत सरकार, आज के भारत, आप सही कह रहे थे कि वो हिंदू चीनी भाई भाई का झूठा फ्रॉड जो चला था 62 में, मेरे ख्याल से सही हमारा रूसी भारतवासी भाई भाई उस समय भी थे। और आपने सत्य का आज इन्होंने दिखा दिया और इसके लिए दोनों तरफ से मैं बधाई देनी चाहिए। पर जो एक बात सिक्योरिटी की, एक्चुअली भारत इस रिलेशन में जी इसमें गिव एंड टेक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, रूस ने कभी हमें नहीं बोला कि नहीं है, यही है कि आपको मजबूती के लिए चाहिए हम देंगे और हमें मजबूती के लिए चाहिए आप दीजिए, और ये तो भाई भाई का रिश्ता है। भारत की जो एक चीज उभर के आई, और मैं पुतिन साहब को भी बधाई धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके पूर्वजों ने जिस प्रकार भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद की, आज भी रूस ने जो भारत को मजबूती पे खड़ा किया है, भारत ने ऑफकोर्स किया है, पर मैं मानता हूं हमारा एक तरह बड़ा भाई है भारत का और उसने निभाई है। उसमें जो एक चीज निकल के आई वो ये आई है, आज भारत ने अमेरिका हो, वेस्टर्न वर्ल्ड हो, गोरे लोग हो, जो भी हो, उनको क्लियर कर दिया है हमें हमारे हित और रूस के साथ कोई अलग नहीं कर सकता। और जो दूसरी बात उन्होंने संकेत दिया है कि क्वेड के साथ भी भारत रहेगा, यूरोप के साथ भी, फ्रांस के साथ भी। ये एक भारत जो नया भारत उभर के आया है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के सांप लौट रहे होंगे सीने पर, ये नया भारत कौन सा है, हमने भी तीर मारे थे, पर जो आज का भारत है जहां अपने हित के हिसाब से दुनिया में हर जो बेस्ट चीज कर सकता कर रहा है। और मैं मानता हूं इसके साथ बहुत सारी अच्छे अन्य सुरक्षा के साथ यूरोपियन कंट्री के जो अंकल ट्रंप हैं, जो पाकिस्तान के अंकल ट्रंप हैं, वो अब क्वाड याद आने लगे हैं, उनको अचानक से क्वाड याद आने लग गया है। सुनील गोयल जी, क्योंकि ये वही ट्रंप है जो टैरिफ से भारत को झुकाना चाहते थे, ये वही ट्रंप है जो रूस को लेकर जो दबाना चाहते थे कि भाई आप क्रूड ऑयल मत खरीदिए, ये वही ट्रंप है जो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ गए, ये वही ट्रंप है जो भारत के दुश्मनों को अपने घर में बुलाते हैं और फिर वहां उनको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आज वो ट्रंप क्वाड क्वाड चिल्ला रहा है कि भारत की जरूरत है और हमें रिश्तों को सुधारना होगा। क्या वाकई में भारत उस दौर से आगे निकल गया है कि अमेरिका क्या चाहता है, हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता, हमें यह फर्क पड़ता है कि भारत क्या चाहता है और उसको कैसे अचीव करना है, और ये उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। सुनील जी। देखो साहब, पिछले 5 सालों में इंडो यूएस रिलेशनशिप में बड़े भारी परिवर्तन और उतार चढ़ाव आए हैं, चाहे वो बाइडेन साहब का रूल था या पिछले 1 साल में तो बहुत सारी कटुताएं पैदा हुई है। मेरे को ये अच्छी तरह याद है, फरवरी में आप ही के चैनल पर और आप ही के एंकरिंग में सवाल आया था कि ट्रंप टैरिफ वॉर में भारत की जीडीपी का क्या होगा, तो उस टाइम तमाम विषय विशेषज्ञों ने 6.5% बोला था। आपने 7.4 के आसपास, मैंने 7.4 के आसपास यहाँ बोला और वो 8.5 आया। देखो, हम हिंदुस्तानी लोग वो हैं जो 50 डिग्री का टेम्परेचर भी देखते हैं और -50 का सियाचिन में भी देखते हैं। ठीक बात। हम लोग ऑल वेदर प्रूफ लोग हैं और ऑल वेदर फ्रेंडशिप में बिलीव करते हैं। उसी बिलीव में हमारे रशिया ऑल वेदर फ्रेंड है और उसी जो हमारी एक टेम्परेचर सहने की क्षमता है, उसको हम अगर लें तो घर परिवारों में दुख तकलीफ, व्यापार में उतार चढ़ाव, तेजी मंदे, सब चीज़ देखने की क्षमता हमारी है। ये जो ट्रंप टैरिफ वॉर हुआ उसके बदले में फ़ायदा हमको ये मिला कि हमारा जो भी प्रोड्यूसर था, चाहे वो स्मॉल स्केल था, मीडियम या हाई स्केल था, उन्होंने और बहुत सारे 50 कंट्री के रास्ते खोल लिए। ठीक बात है। आज हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ यूएस के ऊपर नहीं है, बल्कि अभी आप देखिएगा सोलंकी साहब कि महीने 2 महीने में जब सोयाबीन की क्रॉप वहां से और बढ़ेगी तब वो तो पेरिशेबल आइटम है। ठीक है सर, लेकिन अब मैं लॉजिकल आता हूं क्योंकि बहुत सी चीजें इमोशनल होती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि रशिया के साथ अगर हमें क्रूड ऑयल को इसी तरीके से बाय करना है, आंकड़े मेरे पास जो हैं वो बता रहे हैं कि रशिया के साथ बीते 2 महीने में जो हम क्रूड ऑयल खरीद रहे थे उसके आंकड़े कम हुए हैं, गिरावट आई है। अब उसके पीछे की बड़ी वजह जो मैं ढूंढ पाया वो चाबहार है शायद, क्योंकि चाबहार के अंदर उन्होंने बैन कर दिया, भाई उधर से आएंगे तो हम आपके पोर्टकोर कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तो वो तो अभी भी नहीं बदल रहा है। तो अब मुझे बताइए कि गलियारे क्या है जहां से क्रूड ऑयल आएगा? देखिए साहब, ये गलियारे तो शिपिंग लाइंस वाले बेहतर समझते, पर मुझे इतना मालूम है कि आज जो डील्स हुई हैं सारी, वो इंडिया का बदलता हुआ भारत जो रूप हम देख रहे हैं वो बिल्कुल बदलता हुआ भारत है। नहीं तो आज तक कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और वो बोले कि हम आपके देश को न केवल सामान देंगे बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, प्रोजेक्ट भी वहीं लगाएंगे, पैसा भी लगेगा और तमाम दुनिया भर के संसाधन देंगे, और वो भी बिना अपने किसी स्वार्थ के, मतलब उनके कोई बहुत बड़े स्वार्थ नहीं है उसके अंदर,
उनका ये है कि हमारा दोस्त इंडिया मजबूत रहे। अब वो रास्ते कैसे निकलेंगे, ये तो इनकी कोई ना कोई डील हुई होगी, वो डील 2-3-4 दिन में सामने आ जाएगी, तब उसके बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन रास्ते सारे खुलेंगे जरूर। अच्छा, जो अभी समस्या आ रही थी उसको आप क्या मानते हैं? रशिया ने क्योंकि पूरे दरवाजे खोल दिए, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आकर आप ट्रेड कीजिए, जितना करना है उतना कीजिए, दरवाजे ओपन है, एफटीए के लिए आगे बढ़ रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। लेकिन हमें वो गलियारे तो चाहिए ना। गलियारों पर मैं प्रोग्राम कर चुका हूं कि भाई हमारे पास 6 से 7 विकल्प और हैं वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसमें अगले 5 से 7 साल लगेंगे, वो भी तब जब वो कंट्री सपोर्ट करे। ऐसा थोड़ी ना भाई आसमान से हम क्रूड ऑयल ले आएंगे या बाकी लॉजिस्टिक को वहां सप्लाई कर देंगे। तो उसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? साहब, लॉजिस्टिक के मामले में तो जहाँ तक शिपिंग लाइन वालों से मेरी बातें हुई हैं, उनके पास और भी काफ़ी सारे वेज एंड मीन्स है जिसको अभी वो डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ अगले 1 से 1.5 महीने में इंडिया में सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाना चाहिए। और मैं इसको मोर स्पेशली ऐसा मानता हूँ कि कट ऑफ ले तो जनवरी के महीने में हमको इंडिया में बहुत कुछ चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, जिसमें ये सब बदलाव मौजूद होंगे और इन सबके सोल्यूशन भी होंगे। क्योंकि शिपिंग लाइन्स के जो लोग हैं उनसे मेरे संपर्क में बात होती है, तो वो अपने कोई भी चीज़ें कई बार होती है ना, सीक्रेसी होती है, उसको टाइम आने पर डिस्क्लोज करेंगे। संभवतः 15-20 दिन में चीज़ सोल्यूशन सामने आ जाएगा। और वो सभी लोग आज का वेट कर रहे थे कि आज की यात्रा का रिजल्ट क्या निकलेगा। ये अच्छा रहा। तो आज का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव है, भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है। प्रधानमंत्री वेलकम कर रही है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी बहुत एक शक्तिशाली विश्वव्यापी नेता के रूप में उभर के निकले हैं। और कम से कम अमेरिका को तो ये समझ लेना चाहिए और यूरोप को भी कि मोदी का भारत अब झुकने वाला भारत नहीं है। मोदी का भारत अब आंख से आंख मिला के बात करेगा, अपनी शर्तों पर करेगा, मेरा राष्ट्र मेरा प्रथम राष्ट्र है। वो नीति जो मोदी जी की है वो आज उन्होंने बरकरार रखी है। ठीक है। अनुपम जेटली जी, क्या वाकई में इस वक्त हम अमूमन बात करते हैं ना कि भाई 2 पोल हैं, एक अमेरिका है, दूसरा रूस है। वैश्विक जो पॉलिसीज एग्जीक्यूट होती हैं वो इन दोनों के आसपास होती हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वर्तमान में भारत वो साइड हो गई है जिसको सब अपनी साइड करना चाहते हैं? और क्या अमेरिका को वाकई में इस दौरे के बाद ये एहसास होगा कि भारत उस लिस्ट में नहीं हो सकता जहां आप धमकाएंगे, 4 टैरिफ लगाएंगे और देश झुक जाएगा? क्योंकि ये देश वो है सर जहां इस वक्त हम खड़े हैं ना, इस जोर में गेहूं उगाया जाता है और उसके साथ बथुआ भी उग जाता है, उस बथुए को भी हम बेच भी देते हैं, घर में भी खा जाते हैं। तो हम तो उस तरीके का व्यापारिक दृष्टिकोण रखते हैं। विजेंद्र, जब भारत इतना समर्थ नहीं था आर्थिक रूप से और विदेशी नीति के मुताबिक, उस समय भी जब हमने अटल बिहारी जी के समय प्रधानमंत्री वो थे, अमेरिका ने सैंक्शन लगाए और हमने दूसरा अपना परमाणु परीक्षण किया, भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक बात है। भारत का जो आदमी 3 वक्त रोटी खा रहा था वो 3 वक्त रोटी खा रहा था। और उस सैंक्शन से हिंदुस्तान इतना मजबूत हुआ कि हमने अपना खुद का मिसाइल और मिसाइल इंजन टेक्नोलॉजी बनाना शुरू किया और रॉकेट टेक्नोलॉजी बनाना शुरू किया। इसरो और डीआरडीओ ने बहुत तरक्की की। इसी तरह अमेरिका ने दोबारा जब ये दुस्साहस किया इस बार कि हम पर ट्रेड का 50% वो ट्रेड का लगाएंगे पेनल्टी या हमें और धमकाएंगे, तो उन्होंने देखा कि भारत दबने वाला नहीं है, ना उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़ रहा है, ना उसके जो डोमेस्टिक हमारा एक डिफेंस का प्रोडक्शन है उस पर फर्क पड़ रहा है, वो लगातार तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके मुताबिक अमेरिका समझ रहा है बहुत जल्दी कि भारत को अपने पाले में रखना उसके हक में है, और भारत को अगर नाराज किया तो पूरी तरीके से एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट का पूरा नियंत्रण वो खो देगा, क्योंकि चाइना उसके काबू में नहीं है। और अगर चाइना को कोई भी बैलेंस कर सकता है इस दुनिया में, एशिया में, तो वो उभरती पावर हिंदुस्तान है। सर एक और सवाल मैं चाहूंगा, कम शब्दों में आप जवाब दें सर। क्या रूस ये चाहता है कि भारत एक मिनी रूस हो, उतना ही पावरफुल हो, ताकि जब भविष्य में कभी भी युद्ध के मुहाने पर रशिया खड़ा हो तो रशिया को सपोर्ट करने के लिए रशिया के जितना ही पावरफुल भारत हो, जिसको पूरे तरीके से रिलाई किया जा सके? ये आज की सरकार के नीचे, भारतीय सरकार के नीचे पुतिन पहचान चुके हैं कि अगर भारत उनका बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का पेट्रोल नहीं खरीदता, ऑयल गैस नहीं खरीदता, तो शायद यूक्रेन की लड़ाई को इस हद तक आगे नहीं ले जा सकते थे। उनकी इकोनॉमी बुरी तरह रुक रही थी। भारत ने दिखाया है कि हम मजबूत हैं और मजबूत दोस्तों के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। ठीक है। ये पुतिन पहचानते हैं, इसीलिए पुतिन इस समय हिंदुस्तान आए हैं और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जिसने थोड़ा सा रिड्यूस किया है
अंतरराष्ट्रीय राजनीति को बैलेंस करने के लिए वो उनको ध्यान में न रखे और उनको मद्देनजर न रखते हुए दोबारा रशिया से उनकी इकोनॉमी को बढ़ावा दे, उनके ऑयल को, उनकी टेक्नोलॉजी को आत्मसात करे। ठीक है सर, अमेरिका पे तो मैं चर्चा इसलिए भी नहीं करना चाहता क्योंकि हमें कभी फर्क पड़ा ही नहीं है। उन्होंने हमारा लाल गेहूं बंद किया, हमने क्या किया सर? आज हम 100 देशों को सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने परमाणु परीक्षण रोकने की कोशिश की, आज हम टॉप 4 के अंदर खड़े हैं। उन्होंने टैरिफ लगाने की कोशिश की, आज हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि अमेरिका जितना हमारे ऊपर टैरिफ या बाकी प्रेशर लगाता है हम उतनी तेजी से उभरते हैं। लेकिन रशिया के साथ जो हमारे रिलेशन है बहुत अलग है कर्नल देवानंद जी। अभी तक मैं इसको रशिया की नजर से समझ रहा हूं, मैं इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता हूं। देखिए, चीन भरोसेमंद बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान भरोसेमंद बिल्कुल नहीं, खाड़ी देशों के कई देश भरोसेमंद बिल्कुल नहीं, अमेरिका तो यकीनन भरोसेमंद नहीं। तो क्या जो रूस हमारे साथ डील कर रहा है उसको हम माने कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? क्योंकि अगर एशिया में शांति रखनी है तो भारत का सबसे ज्यादा मजबूत होना सबसे जरूरी है। विजेंद्र जी, मैं बिल्कुल आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भारत के जो समझौते रूस आज देख रहा है, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मिनी रूस के रूप में देख रहा है, छोटे भाई के रूप में, ये बिल्कुल सत्य है। वरना कोई भी आदमी अपनी पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा विश्वास एक दूसरी जगह नहीं लगाता है। दूसरी बात यह कि अब रूस भी जानता है, शायद रूस पहले भी जानता हो या नहीं भी जानता हो, जो रूस के साथ हमारा आत्मीयता का रिश्ता है। मेरी टोपी है वो क्या, रूस हिंदुस्तानी को गाने बजा करते थे, तो मेरा जूता है तो हमारे, या मेरा जूता है, जो भी उसके, तो उसमें आत्मीयता का रिश्ते को अभी जमीन पर उतरते देख रहे हैं। आपने एक छोटा सा मेरे से सवाल रेलोस का रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं कि ये भारतीय सेना के लिए है। थोड़े दिनों पहले हम चर्चा सुन रहे थे कि कजाकिस्तान के अंदर एक हमारे एयर बेस को कोई बंद किया, कुछ चर्चाएं, एक ही है बस, वो उसी को बंद किया और बंद किया। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ये उसके बैकग्राउंड में हुआ है। ओके। इसका मतलब ये कि रूस के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं और भारत के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं, उसका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, उसमें तेल पानी देना आता है, रिपेयर आता है, मेंटेनेंस आता है, स्पेस देना आता है। तो ये इस वर्ड का मैं मतलब बताना चाह रहा था। दूसरा, आपने मेरे से, ये तो सर कोट अंडर कोट है ना, बाकी तो सीधा सा है कि जंग होगी तो लॉजिस्टिक इस्तेमाल होगी। हाँ, मतलब दोनों के एग्रीमेंट है। अब हम एक दूसरे के ट्रीटी साइन हो चुकी है, जो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसको दुबई जो सऊदी की पाकिस्तान के साथ हुई उसके भी अगेंस्ट देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो अमेरिका और पाकिस्तान की उसके अगेंस्ट भी देख सकते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं, पर उससे पहले आपने एक 20 इयर्स और 5 इयर्स का जो गैप था, मैं उसमें बताना चाह रहा हूं। जो 20 ईयर ऑयल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है, और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत को करीब 18% रिड्यूस रेट के ऊपर रूस तेल सप्लाई करेगा, ये था। अभी आ रहे हैं हम इस इलाके के, जैसे कि एग्रीमेंट जो भारत का रेलोस है, और इसके अंदर जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और हमारा स्पेस और साइबर के अंदर भी जो समझौते हो रहे हैं इंफॉर्मेशन के, ये बहुत बड़ा विषय है। पर जो आपने कहा, मैं ये बिल्कुल आपसे सहमत हूं। ओनली साउथ ईस्ट एशिया ही नहीं, ये पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में है। और जहां पर भारत और रूस, मुझे लगता है दोनों एक साथ वर्ल्ड के ऑर्डर के ऊपर साथ काम करेंगे। चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इस्लामिक कंट्रीज और चाहे अमेरिका हो। आपने भी खुद ने बताया कि अमेरिका तो ट्रस्ट के लायक, मेरे भारत में किसी के लायक भी नहीं है। और अब आज के बाद, इस यात्रा के बाद, इस समझौतों के बाद, भारत एक नया रूप लेके आ रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि देखिए, लीडर जो देश का होता है वो निर्धारित करता है कि कैसे सेना कहां हमला करेगी। सर, मुझे तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग कंक्लूजन नजर आ रहा है कि भाई हो सकता है बहुत से देश ऐसे हैं जो रूस से हथियार ना खरीदे, फाइटर जेट ना खरीदे, मिसाइल्स ना खरीदे, क्योंकि वो अमेरिका के पाले में है। लेकिन भारत निर्मित तो खरीद सकते हैं ना। व्यापारिक दृष्टिकोण बहुत अलग होता है सर। रशिया अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, भारत के साथ अगर उनको क्रिएट करके भारत के थ्रू सप्लाई करता है, तो वहां से भी एक पूरा शिफ्ट होता है जो अमेरिका को डैमेज करता है। आप सही कह रहे हैं। तेल में ऐसा ही तो हुआ था, जब 3 वर्ष पूर्व रूस से तेल लिया, भारत में उसको रिफाइन किया और बाकी देशों को अमेरिका को भी बेचा गया। बिल्कुल, अमेरिका तमाम सबको बेचा गया, तो यूरोप सबको दिया था। बिल्कुल, तो ये चीजें भी ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय पटल पर होने वाली है। ठीक है सर, अमेरिका पे मैं कह रहा ना, मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि यही अमेरिका है जो 98% वहां से खरीदता है, रूस से खरीदता है, और सिर्फ 2% रूस को सप्लाई करता है और बाकियों को कहता है कि आप खरीदिए मत वहां से। सुनील गोयल जी, वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो इस डील के बाद शेयर बाजार में आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होते हुए नजर आएंगे? देखिए, डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन डिफेंस में जो सबसे पहला काम आता है, इंफ्रा तैयार होता है। तो इंफ्रा में सीमेंट और स्टील, ये दो ऐसे हैं जो किसी भी चीज में काम आएंगे। ठीक है। चाहे वो जहाज बनाओ
डिफेंस का कोई इक्विपमेंट बना वहां भी लोगों का काम आएगा, उससे पहले सड़क और इंफ्रा बनेगी वहां भी काम आएगा। ठीक है। तो ऑयल एंड डिफेंस गैस? के अलावा इनके पास जितने भी ऐसे डोमेस्टिक अप्लायंसेस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स जो है ना, जैसे ये टाइमर्स वगैरह हैं, ओके, जैसे आप समझो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इनके काम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाना है। ठीक। ये सारी वो कंपनियां जो कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेटेड है, वो काम में आएंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज अभी मिसिंग है अपनी, रेयर अर्थ मिनरल की माइनिंग के ऊपर उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की है आज के रशिया वाले स्टेटमेंट में। तो अपने राजस्थान में भी पिछले 15 दिनों में काफी खोज हुई है और इंडिया गवर्नमेंट काफी तेजी से रेयर अर्थ मिनरल की खोज में लगी हुई है। ठीक। तो ये एक नया बहुत बड़ा सेक्टर भर के आएगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर जो अभी सैचुरेशन के फेज पर खड़ा है, वो उसके साथ आ जाएगा साहब, ये दोनों कवर हो जाएंगे। अभी कोई सैचुरेशन नहीं है। मतलब हम माने कि अगली तिमाही के बाद की जो हमारी जीडीपी होगी, अगर वो 8 से 8.5 या 9 के आसपास हो तो हमें चौंकना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं शुक्रिया बिल्कुल हमारे ये साथ मानता हूं जुड़ने के लिए। GDP हमारी बढ़ेगी। जेटली जी आपका शुक्रिया, देवानंद जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया। हम ये डिबेट इसलिए करें ताकि आपको आपकी भाषा में समझ में आए, क्योंकि पुतिन अगर आए हैं तो उसका एक कारण है, और भारत अगर दोनों बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है तो उसकी भी वजह है, और जिनको मिर्ची लग रही है वो सीधे तौर पर आपको नजर आ रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं।